हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल पे भी चल रहा था मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्लास। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड। हमने देख लिया था कुछ अनुच्छेद, आज हम देखेंगे 22वां अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। और उसके बाद शोषण का अधिकार है जिसमें 23-24 होता है, तो देखते हैं आज वो भी देखते हैं। तो 22वां है अनुच्छेद 22 को देखते हैं। अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 में क्या है? तो 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, इसको देखेंगे। तो ये है क्या? तो इसमें आपको पहला जो है अनुच्छेद 22 के 1 में कुछ है। तो अनुच्छेद 22 के 1 में क्या है इसको देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अनुच्छेद 22 के 1 में है कि मनमानी ढंग से किसी को गिरफ्तारी से संरक्षण, और यदि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो ठीक है, अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने का उसे अधिकार है। अनुच्छेद 22 के 1 में ये वर्णित है, ठीक है। चलिए, हटने पे क्लियर आपको दिखता होगा, सामने आने पे ब्लर हो जाता है ना। हाँ, तो अनुच्छेद 22 के 1 में यही वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और गिरफ्तारी के बाद किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने पसंद के वकील से परामर्श ले सके। तो ये अनुच्छेद 22 के 1 की बात हो गया। अब है अनुच्छेद 22 के 2 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 22 के 2 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा, यानी जज के सामने उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। या और इसमें कंडीशन ये है कि उसको लाने ले जाने में जो टाइम गया है उसको छोड़कर उसको 24 घंटे में वहां पे न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। तो ये तो अनुच्छेद 2 की बात हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 के 3 में एक अपवाद है कि ये कानून किस पे लागू नहीं होगा। दूसरा जो है मनमानी ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और उसको अपने मनपसंद के वकील से परामर्श ले सकता है। दूसरा में आपने पढ़ा कि 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने उपस्थित करना होगा आने जाने के समय को छोड़कर। तो तीसरा में अपवाद है कि ये जो ऊपर का 2 कानून है, जो 2 नियम है, वो किसको किसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये किसको किसको नहीं मिलेगा? तो ये नहीं मिलेगा किसको किसको? तो एक है जिसको हम निवारक निरोध में रखे गए लोग। पहला पॉइंट क्या है? निवारक निरोध में रखे गए लोग। पहला इसको है कि ये ऊपर वाला कंडीशन जो है उसमें से कुछ अपवाद में स्वरूप उसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसको भी आगे पढ़ेंगे कि वकील से परामर्श लेने का अधिकार तो होता है लेकिन कुछ पॉइंट नहीं मिलता। दूसरा कि विदेशी शत्रु यदि है तो ऊपर का 2 नियम काम नहीं करेगा 100%। तो ये 2 पॉइंट है अनुच्छेद 22 के 3 में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 22 के 4 और 7 में कुछ नियम है, ठीक है ना। ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो है उसी अनुच्छेद का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, ठीक है ना। अनुच्छेद 22 के 4 और 22 के 7 में कोई व्यक्ति निवारक निरोध में रखा गया है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। निवारक निरोध क्या होता है उसको आगे वर्णन करेंगे, ठीक है ना। पहले ये देखते हैं कि निवारक निरोध में रखे व्यक्ति के लिए कुछ पॉइंट है। कह रहा जिस व्यक्ति को निवारक निरोध में बंदी बनाया जाता है उसको उसका कारण बताना होता है कि आप किस कारण से हमें नजरबंद कर रहे हैं। निवारक निरोध का वही एक टर्म होगा, नजरबंद जिसको कर देना, ठीक है ना। जब 370 भारत का खत्म किया गया था तो कुछ कश्मीर के नेता थे, क्या महुआ मुफ्ती या और भी गुलाम नबी ये सब, तो उनको कुछ महीनों के लिए नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो यही है कि किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जाता है तो उसका कारण बताना होता है कि आप उसे किस कारण से नजरबंद कर रहे हैं।
ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि नज़रबंदी के बाद उसे भी अधिकार है कि अपने पसंद के वकील से परामर्श ले सके। और तीसरा पॉइंट ये है कि कारण नहीं भी आपको बताया जा सकता है यदि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आ जाए। ठीक है, किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम नज़रबंद रख सकते हैं, उससे अधिक के लिए यदि हमें नज़रबंद रखना होगा उसको तो एक अनुशंसा पत्र लाना पड़ता है वो न्यायालय से कि इसकी अवधि कब तक बढ़ाया जाए, और उसकी अवधि अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये 3, 4, 5 पॉइंट है निवारक निरोध से रिलेटेड। अब निवारक निरोध का आशय क्या है? तो निवारक निरोध में होता है किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लिए, अंदेशा ऐसा होता है कि कुछ घटना उसके कारण हो सकता है, जैसे संभावित कोई अपराध होने वाला है उसके थ्रू, उसके पहले ही हम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और भी पॉइंट है कि मात्र संदेह के आधार पर हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं कि हो सकता है ये कुछ संदेह पूर्वक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है, कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो इस आधार पर भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाता है, लोगों से दूर उसको रखा जाता है, उसका कोई अता पता नहीं होता कि कहाँ है। इस तरह से नज़रबंदी से रिलेटेड ये है। तो निवारक निरोध का आधार क्या है, हम किस किस आधार पर किसी व्यक्ति को जो है नज़रबंद कर सकता है, हमारा सरकार जो है कर सकती है। तो पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, दूसरा पॉइंट वही है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती हो, तीसरा है सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा। ठीक है, और चौथा पॉइंट है समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति, मतलब वो व्यक्ति है जो दंगा फसाद करवा सकता है, इस कारण से नज़रबंद कर दिया जाता है। तो 370 जब हटा था उस वक्त इस प्रकार का कंडीशन पैदा हो सकता था, इसीलिए वहाँ के कुछ नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। और 3 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा नज़रबंद किया जाता है, उसके आगे करना हो तो उसके लिए कानून पास करना पड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद और आगे के समय के लिए भी नज़रबंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब इस पे जो नज़रबंदी है विधि निर्माण की शक्ति किनको किनको है, तो ये राज्य सरकार को भी है, यानी केंद्र सरकार को संघ सरकार बोलते हैं ना, तो संघ सरकार को भी है और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी है ना। और कुछ पॉइंट देखते हैं, निवारक निरोध के लिए कौन कौन सा कानून आया था, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, समय समय पे आता गया और समाप्त होते गया। पहला एक है मीसा, मीसा, ये कब आया था, ये बता रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम ये 1971 में आया था। कह रहे तत्कालीन परिस्थितियाँ, उस वक्त जो बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, 1971 का युद्ध था, देश की सुरक्षा एकता और अखंडता का मुद्दा था, इसके कारण ये कानून मीसा लाया गया था, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971। फिर है इसका दुरुपयोग कब हुआ, ये जो मीसा कानून आया था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, तो इसका भरपूर दुरुपयोग हुआ 1975 में आपातकाल के दौरान, और 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। किसको, निवारक निरोध से रिलेटेड कानून मीसा को। ठीक है, फिर है एक और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम, एक 1974 में भी आया था नज़रबंदी से। ठीक है, तो इसकी समाप्ति की डेट तो यहाँ नहीं है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में भी आया था। एक टाडा है TADA, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ, टाडा जो है 1980 में आया था ना, चलिए इसका डेट नहीं दिया हुआ है, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ। एक और है तत्कालीन परिस्थितियाँ, टाडा के समय में क्या था कि पंजाब में आतंकवादी गतिविधियाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या के समय में ये आया था। 1995 में टाडा को भी समाप्त कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमने देखा कहाँ, ये तो NCERT की मदद से हम ये पढ़ा रहे हैं, डिटेल से तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लूसेंट में थोड़ा सा है। और लक्ष्मीकांत का बुक भी देखा तो वहाँ पर सिर्फ पॉइंट ही दिया हुआ है कि कब आया ये कानून, कब समाप्त हो गया। ठीक है ना। अब एक पोटा आया था, तो पोटा है आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून, 2002 में ये आया था। उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या थी, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर भी हमला हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में ये आया था। UPA सरकार द्वारा 2005 में ये पोटा को भी समाप्त कर दिया जाता है। एक और कानून है गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम 2008, यह कानून अभी भी प्रवर्तन में है। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं। मौलिक अधिकार खत्म होगा तो आगे फिर मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व पहले है, तब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे।
उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इसी प्रकार से हमारा क्लास ये चलता रहेगा, ठीक है। और डेली क्यूज भी हमारे चैनल पे आ रहा है। निवारक निरोध कानून की आलोचना, निवारक निरोध कानून की आलोचना, कानून की आलोचना। तो निवारक निरोध कानून की आलोचना में क्या क्या था? तो निवारक निरोध कानून जो है लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध एक तरह से है। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार में बहुत सारा अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें स्वतंत्रता हमारा छिन जाता है, तो वही निवारक निरोध कानून की आलोचना में क्या है? निवारक निरोध कानून लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। साथ ही साथ ये कानून बहुत सख्त एवं कठोर है, ये मानव अधिकारों के भी विरुद्ध है। इनके दुरुपयोग की भी संभावना अधिक रहती है कि जैसा कि हमने देखा 1975 में जो आपातकाल हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, तो इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग किया गया था। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि शक के आधार पर तो किसी को भी नज़रबंद किए जाने का प्रावधान होता है, तो उसके अनुसार ऐसा हो रहा था उस समय। तो यही कहा जा रहा है कि निवारक निरोध कानून है, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन साथ ही साथ जरूरी भी है। आगे दिया निष्कर्ष ये दिया है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है ना, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का व्यापक उल्लेख किया गया है। इस दृष्टिया से यदि देखा जाता है तो निवारक निरोध कानून नज़रबंदी जो है मौलिक अधिकार का विरोध करता है, लेकिन परंतु वास्तविकता ये बताया जा रहा है कि निवारक या फिर नज़रबंदी कानून जो है एक आवश्यक बुराई है, यानी कि जरूरी भी है। आवश्यक क्यों है? तो देश की एकता अखंडता को बचाए रखना इसीलिए आवश्यक है। बुराई इसलिए है कि ये लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है, इसीलिए बुराई है। तो यही हुआ निवारक निरोध नज़रबंदी से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद 22 में लगभग इसी से रिलेटेड है। तो ये हमारा स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड कहानी खत्म हुआ, ठीक है। तो हाँ, चलिए थोड़ा सा और देख ही लेते हैं, वीडियो अभी नहीं स्टॉप करते हैं। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या है? हाँ, चलिए अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद किस किस में है? 23 और 24 में है। तो 23 अनुच्छेद 23 में क्या है थोड़ा ये देखते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो 23 में यही है कि शोषण, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का निषेध। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का निषेध। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 23 के 1 में होना चाहिए, है ना? नहीं, ठीक है, मेन पॉइंट है वो अनुच्छेद 23 का 1 देखते हैं, ठीक है। 23 के 1 देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो अनुच्छेद 23 में 3 प्रकार के शोषण की बात किया गया है। 3 प्रकार के शोषण, वो वही है बलात्कार श्रम है, बेगारी है और मानव व्यापार है। ये 3 पॉइंट है। मानव व्यापार, ये 3 पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट को देखते हैं कि क्या क्या है। अनुच्छेद 23 के 1 में है कि इसमें 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। तो बलात्कार श्रम क्या है? किसी को से जबरदस्ती काम करवाना, ठीक है। बेगारी का मतलब क्या है? बेगारी का मतलब ये होता है कि किसी से हम काम करवा रहे हैं और उसका वेतन नहीं दे रहे हैं, तो डैट इज बेगारी। फिर है मानव व्यापार। मानव व्यापार मतलब महिलाओं और बच्चों का खरीद बिक्री करना, ये कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार का हो गया अनुच्छेद 3 में, ठीक है ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 23 का 2 क्या है। 23 का 2 क्या है? तो इसमें वही बाल मजदूरी से रिलेटेड, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों की अभी नहीं बात करेंगे। अनुच्छेद 23 का 2, यहाँ पे बलात्कार श्रम, बेगारी और मानव व्यापार तो हो गया ना। अब अनुच्छेद 23 का 2 ही देखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 23 का 2 देखेंगे। इसमें ये कहा गया है कि
कि सरकार यदि किसी काम में आपको करने के लिए बाध्य करती है, जैसे देश की सेवा, तो वहाँ पे ये तीनों पॉइंट काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको करना होगा। वहाँ पे आप नहीं कहिएगा कि आपसे बलात् श्रम कराया जा रहा है, बेगारी कराया जा रहा है या ज़बरदस्ती हमें सेना में भेजा जा रहा है, वहाँ पे मना नहीं होना चाहिए। अब है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 24 में है। ये किस में है? अनुच्छेद 24 में। कारखानों में, तो कारखानों में किस प्रकार के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र को किसी भी कारखाना उद्योग हो, कारखाने हो, खाने हो, उसमें काम नहीं करवाना है। इसके साथ ही साथ दूसरे भी उद्योगों में कम उम्र के बच्चे हैं तो दूसरे भी उद्योगों में नहीं कराना। जैसे होटल में बच्चे नौकर का काम करते हैं, फिर कहीं और करते हैं, वहाँ भी मनाही होता है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे करते हैं मजबूरी में, वो अलग बात है, लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हुआ अनुच्छेद 24। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास हुआ। अनुच्छेद देखें 22, 23, 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक देखेंगे अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।